बीकानेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पंचायती राज विभाग के कनिष्ठ सहायक शुभकरण परिहार के खिलाफ दर्ज प्रकरण में एक साथ 5 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एलडीसी के ठिकानों पर जब एसीबी की 5 टीमों ने शुक्रवार सुबह धावा बोला तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। पंचायती राज विभाग के बाबू शुभकरण परिहार के घर से नोटों की गड्डियां, किलो के भाव सोने चांदी और आलीशान बंगलों के दस्तावेज बरामद हुए। क्या ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। बीकानेर का करोड़पति एलडीसी 75 लाख नगद, 1 किलो सोना बरामद। 5 ठिकानों पर मारा गया छापा। एसीबी की रेड में सामने आया सच। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बीकानेर में शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पंचायती राज विभाग के कनिष्ठ सहायक शुभकरण परिहार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उनके 5 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ये कार्रवाई गोपनीय शिकायत के आधार पर की गई थी। शिकायत में आरोप था कि आरोपी ने अपने वैध वेतन से कहीं ज्यादा अवैध संपत्ति अर्जित की है। सत्यापन के दौरान सामने आया कि आरोपी ने अपनी वैध आय से करीब 938% ज्यादा संपत्ति जुटाई है, जिसके बाद मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई गई। एसीबी की अलग अलग टीमों ने बीकानेर शहर के जयनारायण व्यास कॉलोनी, वैष्णो धाम के सामने मातेश्वरी एनक्लेव, गंगा शहर क्षेत्र के बागीनाडा सहित गांव पुनरासर और ग्राम पंचायत कानासर में दबिश दी। सर्च के दौरान शुभकरण के मातेश्वरी एनक्लेव के आवास से करीब 75 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। दूसरे ठिकानों से 1 किलो से ज्यादा सोना और करीब 2 किलो चांदी मिली है। घर में नोटों के इतने बंडल मिले कि उनकी गिनती के लिए एसीबी को नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी। बीकानेर शहर में 3 आलीशान मकान, 2 जमीन, गांव पुनरासर में भी 1 मकान और 2 प्लॉट सामने आए। इसके अलावा करीब 17 हेक्टेयर कृषि भूमि भी है। आरोपी के पास से 4 वाहन भी जब्त किए गए। साथ ही करोड़ों रुपए के लेन देन से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। इन सभी चीजों की जांच की जा रही है। एसीबी की सूचना से पता चला कि आय से बहुत अधिक संपत्ति उन्होंने एकत्र कर रखी है। इसके बाद में उनकी गहन जांच की गई। उनके जो 5 ठिकाने थे, 3 रिहायशी मकान जो उनके बीकानेर शहर में है, 1 उनके गांव पुनरासर में है और 1 जहां पे वो कार्यरत है उदट और कानासर उस साइड में। 5 अलग अलग टीमों का गठन करके उस पर आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उनमें दबिश दी गई। इन दबिशों के अंदर जो अब तक की उसकी सामने आया है, उसमें 75 लाख से अधिक कैश, 1 किलो से अधिक सोना, 2 किलो से अधिक चांदी, ये अब तक बरामद हो चुका है। इसके अलावा उनके बीकानेर शहर में 3 आलीशान मकान, 1 आलीशान मकान उनके गांव पुनरासर के अंदर और लगभग उनके 17 हेक्टेयर करीब कृषि भूमि उनके सामने अब तक की रेड के अंदर सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि शुभकरण परिहार बीकानेर जिले के छोटे से गांव पुनरासर का निवासी है। आरोपी के परिवार की पृष्ठभूमि साधारण है। पिता गांव में अलग रहते हैं और 3 भाई हैं जो मजदूरी और कपड़ा बेचने का काम करते हैं। निजी परिवार में पत्नी सहित 3 बच्चे हैं। डीजी एसीबी गोविंद गुप्ता के निर्देशन में डीआईजी भुवन भूषण यादव की मॉनिटरिंग में 5 टीमों ने ये रेड मारी। दस्तावेजों की जांच के बाद संपत्ति का आकलन किया जाएगा। बैंक खातों, जमीन जायदाद, निवेश और दूसरे लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। कहाँ पर उसके घरों पर रेड की 5 जगह हमारे डीआईजी साहब भुवन भूषण यादव साहब ने कितना धन मिला है, कुल क्या 70 लाख रुपए और 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी। कहीं न कहीं इनकी जो कार्य शैली है उस पे संदेह है और पुलिस अब और एसीबी हर तथ्य को खंगालने में लगी है और कितने लोग मिले हैं और कितने लोग इसमें शामिल है और जो करोड़ों की लेन देन के कागजात मिले हैं उनमें किन किन लोगों के नाम है, इसी सभी को लेकर जो एसीबी है लगातार जो है जांच कर रही है। कैमरा साथी के साथ त्रिभुवन रंगा, एनडीटीवी बीकानेर। वही राजस्थान पुलिस की सीबीआई विंग ने करीब 8 साल से फरार चल रहे 15,000 के नामी बदमाश पप्पू नाइक को गिरफ्तार कर लिया है। कई सालों से फरार अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जयपुर पुलिस के लिए सिरदर्द बना बदमाश पप्पू नाइक अब सलाखों के पीछे है। ये शातिर अपराधी पिछले 8 सालों से पुलिस को चकमा दे रहा है।
किसी टीम ने मथुरा के बरसाना से धर दबोचा है। क्या है पप्पू नाई की कहानी, क्राइम कुंडली? आइए ना देखते हैं इस रिपोर्ट में। $15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड। भतीजी की शादी में पकड़ा गया आरोपी। ट्रैक्टर सौदे में की थी लाखों की ठगी। ट्रैक्टरों की खरीद फरोख्त में लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर फरार चल रहे 15,000 के इनामी बदमाश पप्पू नाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश को राजस्थान पुलिस की सीआईडी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बरसाना से गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले करीब 8 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने बताया कि पूरी कार्रवाई कैसे हुई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी पप्पू नाई उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में अपनी पहचान छिपाकर नाई की दुकानों पर बाल काटने का काम करता था ताकि किसी को शक न हो। शातिर बदमाश इतना चालाक था कि उसे पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम उस पर लगातार नजर रखे हुई थी। टीम को सूचना मिली कि वो अपनी भतीजी की शादी में बरसाना आया हुआ है। पुलिस ने गोवर्धन छाता रोड पर जाल बिछाकर उसे दबोच लिया। पप्पू ने मास्टरमाइंड छोटू खान के साथ मिलकर धोखाधड़ी का जाल बुना था। इन लोगों ने 2 व्यक्तियों को अपना निशाना बनाया। आरोपियों ने उनसे 8.33 लाख रुपए प्रति ट्रैक्टर की दर से सौदा किया, लेकिन सिर्फ 73,000 देकर फर्जी कागजात तैयार करवा लिए। इसके बाद न तो बैंक की किश्तें भरी और न ही मालिकों को पैसा दिया। सीआईडी टीम की मुस्तैदी के चलते 2018 से सांगानेर सदर थाने में दर्ज 2 गंभीर मामलों का ये वांछित अपराधी पकड़ा गया। फिलहाल आरोपी को सांगानेर सदर थाना पुलिस को सौंप दिया गया है, जहां उससे पूछताछ में दूसरे कई वारदातों और गिरोह के सदस्यों के खुलासे होने की उम्मीद है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से विश्वास शर्मा की रिपोर्ट। और वहीं जयपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। माधुरा थाना इलाके में 6 फरवरी को एक कलयुगी पिता ने अपनी 8 महीने की मासूम बच्ची की कैंची से गला रेत कर हत्या कर दी। मैं फिर पढ़ दूं आपके लिए। कैंची से गला रेत कर एक पिता ने अपने बच्ची को मौत की घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शदाब मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और अपनी पत्नी के साथ जयपुर में रह रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि आरोपी पिता नशे के आदी था, जिसके कारण घर में आए दिन झगड़ा होता था। आखिर उस दिन क्या ऐसा हुआ कि पिता ने अपनी मासूम बेटी की हत्या कर दी, वो भी इतनी बेरहमी से? रिपोर्ट दिखा। जयपुर में रिश्तों का कत्ल। कलयुगी पिता ने ली बच्ची की जान। 8 महीने की मासूम का गला काटा। कैंची से रेत कर मासूम की हत्या। खुद भी की आत्महत्या की कोशिश। शराब के नशे में बच्ची को उतारा मौत के घाट। जयपुर के मालपुरा गेट थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। एक पिता ने अपनी 8 महीने की मासूम बेटी की कैंची से गला काटकर हत्या कर दी और इसके बाद आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजनों और पड़ोसियों की सतर्कता से आरोपी की तो जान बच गई, लेकिन बच्ची को नहीं बचाया जा सका। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि 6 फरवरी की रात पति पत्नी के बीच ससुराल जाने की बात को लेकर बहस शुरू हुई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि शादाब ने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसे भी जान से मारने की कोशिश की। मकान मालिक के दखल के बाद मामला कुछ देर के लिए शांत तो हुआ, लेकिन शादाब के सिर पर खून सवार था। वो शराब के नशे में धुत था और गुस्से में आपा खो बैठा था। पत्नी से विवाद के बाद शादाब अपनी 8 महीने की मासूम बेटी को छीनकर कमरे में ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मासूम बेटी अपने पिता की गोद में सुरक्षित होने की उम्मीद कर रही होगी, लेकिन शादाब हैवान बन चुका था। उसने कमरे में रखी कैंची उठाई और अपनी ही बेटी का गला रेत दिया। उसके बाद खुद की भी जान लेने की कोशिश की। घटना के तुरंत बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बच्ची ने दम तोड़ दिया था। जबकि शादाब को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही डॉक्टरों ने उसे छुट्टी दी, मालपुरा गेट थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपस में पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी, तो उसका जो साला था उसके भी उसने एक बर्तन की मारी थी, उसके भी चोट है और पत्नी के भी खरोंच के निशान थे। तो इससे ये जाहिर था है कि उनमें पहले आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद गुस्से में आकर उसने अपनी 8 माह की मासूमियत बच्ची को उन्होंने मारा है और उसको हमने मुकदमे में गिरफ्तार किया। आरोपी की उम्र महज 19 साल है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि वारदात की मुख्य वजह शराब का नशा और घर में होने वाली कलह है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ जारी है।
जांच के बाद ही असली वजह सामने आएगी। लेकिन इस तरह की घटना ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर एक पिता अपनी ही बेटी की जान का दुश्मन कैसे बन सकता है। हत्या के बाद आरोपी पिता भी जो है फांसी के फंदे पर लटक जाता है और पुलिस को जब सूचना दी जाती है तो पुलिस के द्वारा दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर मासूम बच्ची दम तोड़ देती है और पिता का जो है इलाज एसएमएस के अस्पताल में किया जाता है। वहीं अब पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। बताया ये जा रहा है कि झगड़े की मुख्य वजह गृह कलेश और नशा है, वो बता रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तार करके अब पूछताछ करती हुई दिखाई दे रही है। जयपुर से सहयोगी सुशील के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। एनडीटीवी राजस्थान पर हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा गुस्सा, ये कौन सा क्रोध है, ये कौन सा नशा है जो अपने और अपने बनाए इस अच्छे परिवार को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दे, हमेशा के लिए राख कर दे, खत्म कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा के निधन मामले में पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा किया कि साध्वी प्रेम बाइसा की मौत लापरवाही के कारण हुई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम की जांच में खुलासा हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार साध्वी की मौत कार्डियक अरेस्ट और सांस की बीमारी की वजह से हुई। पहले से अस्थमा होने से और सांस की बीमारी होने के बावजूद कंपाउंडर ने लापरवाही बरती और अब आगे इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी, इस रिपोर्ट को देखते हैं। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का रहस्य सुलझा। कार्डियक अरेस्ट से हुई साध्वी की मौत। कंपाउंडर ने बरती लापरवाही, अस्थमा होने के बाद भी लगाया इंजेक्शन। पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत ने सभी को चौंका दिया था। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई साध्वी की मौत ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे। कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध हालत में मौत से सनसनी फैल गई थी। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें आश्रम से अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने शाम करीब 5:30 बजे के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था और इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। पुलिस ने इस मामले की गहनता से पड़ताल की और लगभग 16 दिनों बाद साध्वी की एफएसएल रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा किया कि साध्वी की मौत लापरवाही की वजह से हुई। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को सबूत मिले कि साध्वी प्रेम बाइसा को बिना पर्ची के इंजेक्शन लगाया गया था। पहले से अस्थमा होने और सांस की बीमारी होने के बावजूद कंपाउंडर द्वारा लापरवाही बरती गई और अब इस मामले में मेडिकल अधिनियम और निर्धारित कानून प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया कि साध्वी के पिता द्वारा सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट का कोई कनेक्शन नहीं। इस पूरी घटना से पिता का कोई मैलिफाइड इंटेंशन सामने नहीं आया। प्रेम बाइसा को जब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उनके पिता विरमनाथ ने कंपाउंडर देवी सिंह को इलाज के लिए बुलाया। देवी सिंह ने 2 इंजेक्शन लगाए, जिसके बाद साध्वी प्रेम बाइसा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। जांच की जा रही है कि देवी सिंह इंजेक्शन लगाने के लिए ऑथराइज था या नहीं। क्या देवी सिंह ने किसी डॉक्टर की पर्ची से इंजेक्शन लगाया? इन सभी विषयों पर जांच की जा रही है। एक तथ्य सामने आया कि जो इंजेक्शन दिया गया है देवी सिंह जो कंपाउंडर है उनके द्वारा, तो उसमें ड्रग रूल की अवहेलना पाई गई, जो कि जो मेडिसिन दिए गए थे वो शेड्यूल एच में आते हैं और उसको एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही दे सकता है, जो कि शेड्यूल ड्रग है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 की भी अवहेलना पाई गई, जो कि वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं थे। इसके अलावा नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी कमीशन एक्ट 2023 की भी अवहेलना है, चूंकि ये नर्सिंग का कोर्स कर चुके थे, परंतु इन्होंने जो मेडिसिन एक रजिस्टर्ड डॉक्टर दे सकता है उन्होंने वो एडमिनिस्टर किया है। इस संबंध में जैसे ही हमारी पोस्टमार्टम की जो बोर्ड है उसकी तरफ से जो हमने एक्सप्लेनेशन मांगे हैं और उसकी रिपोर्ट आएगी, तो हम बीएनएस और जो राजस्थान मेडिकल एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। तो 28 जनवरी साध्वी प्रेम बाइसा की तबीयत बिगड़ी थी। तबीयत बिगड़ने पर 2 इंजेक्शन लगाने का दावा। शाम 5:30 बजे तक साध्वी की मौत। 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली गई। पोस्ट में अलविदा कहा, अग्नि परीक्षा की बात कही। पिता का दावा, कहने पर मैंने पोस्ट की थी। रात 9:30 बजे तक पुलिस जांच के लिए पहुंची। शव को मॉर्चरी में शिफ्ट कराया गया। 29 जनवरी बीएनएस की धारा 194 में केस दर्ज। 30 जनवरी अंतिम दर्शनों के बाद साध्वी को समाधि। 31 जनवरी गलत इंजेक्शन से मौत की थ्योरी, एसआईटी ने मौत की जांच शुरू की।
1 फरवरी एसआईटी ने पिता सेवादार से पूछताछ की। 2 फरवरी एसआईटी की टीम आश्रम पहुंची, सेवादार पिता से पूछताछ की। देर शाम कंपाउंडर से पूछताछ की। 3 फरवरी अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ की गई, कर्मचारियों से जानकारी ली गई, सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। 12 फरवरी एफएसएल रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई। एसआईटी ने अपने जो बयान लिए हैं, 44 लोगों के बयान लिए हैं, 106 लोगों की कॉल डिटेल की एनालिसिस की है, सोशल मीडिया एनालिसिस किया गया है, प्रेम बाईसा के मेडिकल हिस्ट्री का एनालिसिस किया गया है, जिसमें कौन सी दवाइयां वो पहले लेती थी, जिन डॉक्टरों के संपर्क में थी, कैसी मेडिकल कंडीशंस थी, इस पे विशद अन्वेषण किया गया। उसके अलावा जो घटनाक्रम का टाइमलाइन है, जिस समय इनकी तबीयत खराब हुई और जब इनकी मृत्यु कारित हुई, उसके बीच में कौन कौन से घटनाक्रम हुए और कौन सा टाइमलाइन रहा, उसमें किसके फोन आए, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, जो उस दौरान जो लोग उनसे मिले उनके बयाना। कमिश्नर ने यह भी बताया कि साध्वी द्वारा पहले से दर्ज कराए गए मामलों से जुड़े किसी व्यक्ति की इस मौत में कोई भूमिका नहीं मिली है। फिलहाल जांच जारी है और एक्सपर्ट रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो मृत्यु का कारण है वो बता दिया गया है, परंतु कभी आप जैसे जो 2 मेडिसिन दिए गए हैं, ये एग्रीवेट सिचुएशंस कर सकती हैं, अस्थमा और सीओपीडी को। इस संबंध में हमने जो मेडिकल बोर्ड है उनसे ओपिनियन मांगा है और उनका जो कहना होगा, चूंकि हमारे पास ये डोमेन नॉलेज नहीं है और मेडिकल की हम ज्ञाता भी नहीं है, उनसे जो तथ्य आएंगे और अन्वेषण जब हम करते हैं तो मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन उसका एक पार्ट है, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। जिस समय ये इंजेक्शन दिया गया, उसके पहले उनको जुकाम की स्थिति थी, उसके बाद बार बार छींकें आई और उसके बाद लगभग ये 25 मिनट के या 30 मिनट के दौरान ही सारा घटनाक्रम हो गया और जब तक ये प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुंची उस समय तक मृतकाएं हो चुकी थी। इन सारे तथ्यों को लेकर के फिर हम कोलेट करेंगे और निष्कर्ष में पहुंचेंगे। पुलिस ने बताया कि किस तरह से जो कंपाउंडर है, क्या वो ऑथराइज था या नहीं, या नर्सिंग नियमों का जो है वो पालन कर रहा था या नहीं, और वो पर्ची कौन लिखने वाला था, ये सारी बातें अभी भी जांच की जा रही है। लेकिन कह सकते हैं कि जो साध्वी की मौत को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था, उस मामले में कहीं ना कहीं जो है कंपाउंडर को पुलिस दोषी मानती नजर आ रही है। वहीं अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो अस्थमा कार्डिक अरेस्ट के कारण से साध्वी की मौत हुई है। फिलहाल एसआईटी अभी इस मामले की और जांच कर रही है और जो नर्सिंग नियम है उसकी पालना की या नहीं की, जो गाइडलाइन है मेडिकल की उसकी पालना देवी सिंह ने की या नहीं की, इन सब तथ्यों की पुलिस जांच कर रही है। आने वाले दिनों में पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी कि इसमें दोषी कौन था और कौन निर्दोष। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि कैसे साध्वी प्रेम बाईसा के निधन मामले में पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा कर दिया है और कह दिया है कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत लापरवाही के कारण हुई। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम की जांच में खुलासा हो गया है, लेकिन कुछ सवाल अब भी पहेली बने हुए हैं। सबसे पहला, पर्ची के आधार पर इंजेक्शन लगाने का दावा तो किया गया था, उसका क्या? डॉक्टर का पर्ची पर इंजेक्शन लिखने से इनकार क्यों हुआ? ये कौन सी? ये सवाल का जवाब कौन देगा? कंपाउंडर ने किसकी पर्ची से इंजेक्शन लगाए हैं? ये भी एक सवाल है, बड़ा सवाल। कंपाउंडर डॉक्टर के बयान अलग अलग क्यों हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। डेक्सनोआ डायनपार इंजेक्शन लगे थे, पर्ची के आधार पर इंजेक्शन लगने का दावा भी किया गया और डॉक्टरों का पर्ची पर इंजेक्शन लिखने से इनकार किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और ज्वलंत सवाल हैं जो हम एनडीटीवी पर पूछ रहे हैं कि भाई कंपाउंडर डॉक्टर का बयान अलग क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हम ये पूछते हैं कि भाई डेक्सोना डायनापार इंजेक्शन लगाए तो गए थे, पर्ची के आधार पर इंजेक्शन लगाने का दावा तो किया गया था। हम एनडीटीवी राजस्थान पर यह पूछते हैं कि डॉक्टरों का पर्ची पर इंजेक्शन लिखने से इनकार क्यों हो रहा है। अब देखिए जरा, और भी कई महत्वपूर्ण सवाल हैं कि भाई साध्वी की डेथ मिस्ट्री क्या, कब हुआ? 28 जनवरी को तबीयत बिगड़ने पर 2 इंजेक्शन लगने का दावा है। शाम 5:30 बजे तक साध्वी की मौत हुई। 5:30 बजे तक साध्वी की मौत हुई है। 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली गई। पोस्ट में अलविदा कहा गया, अग्नि परीक्षा की बात की गई, पिता का दावा कहने पर मैंने पोस्ट किया था। और सुन लीजिए जरा, रात 9:30 बजे तक पुलिस जांच के लिए पहुंची। शव को मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया। और सुन लीजिए,
29 जनवरी को क्या होता है? बीएनएस की धारा 194 में केस दर्ज होता है। अंतिम दर्शनों के बाद साध्वी को समाधि दी जाती है। गलत इंजेक्शन से मौत की थ्योरी सामने आती है 31 जनवरी को। एसआईटी ने मौत की जांच शुरू कर दी थी 31 जनवरी तक, और 1 फरवरी को एसआईटी ने पिता सेवेदार से पूछताछ की थी, लंबी पूछताछ। 2 फरवरी को एसआईटी की टीम आश्रम पहुंचती है, और सुनिए, सेवेदार पिता से पूछताछ फिर से होती है, और सुनिए, देर शाम कंपाउंडर से भी पूछताछ होती है। 3 फरवरी को क्या होता है? अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ होती है और कर्मचारियों से जानकारी ली जाती है, उनसे तक पूछताछ होती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, हर एंगल से देखा जाता है, और 12 फरवरी को एफएसएल रिपोर्ट आ जाती है, यानी रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं होती। और 14 फरवरी को कंपाउंडर से पूछताछ पुनः होती है, और हम आपको बता दें, पुलिस को पीएम रिपोर्ट दे दी जाती है। 28 जनवरी को जो सामने आया है वो आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और तुरंत हम हाजिर हैं। नमस्कार।